हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 उसके जो है बेयर रीडिंग हमारी लेक्चर सीरीज है, उसके अंदर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगर सेक्शन से आप देखेंगे टोटल तो 4 सेक्शन हैं, मतलब 5 से लेकर 8 तक। आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, कि हिंदू मैरिज के लिए, हिंदू मैरिज सोलमनाइज करने के लिए क्या कंडीशंस होना ज़रूरी है। आइए वो देख लेते हैं। अब मैरिज में भी ये हमारे पास सिर्फ कंडीशंस दी गई हैं, इसके अंदर सब सेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सेक्शंस है, जैसे कि सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ऐसे होता है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्लास दिए गए हैं, सब सेक्शन 1 के क्लास दिए गए हैं, ठीक है। अब मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज। वर्ड सोलमनाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड सोलमनाइज्ड का मतलब क्या है? मतलब सेलिब्रेटेड या परफॉर्म्ड, मतलब शादी करना या शादी मनाना को हम सोलमनाइज कहते हैं। अब मैरिज में भी सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज, किसी भी दो हिंदूज के दरमियान जो शादी होती है, जो शादी मनाई जाती है। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर नीचे वाली जो हमारे पास शर्तें दी गई हैं, कंडीशंस मतलब शर्तें, ठीक है, अगर वो फुलफिल हो जाएं, अगर वो मुकम्मल हो जाए तो वो जो है शादी सोलमनाइज मानी जाएगी लीगली, ठीक है। अब हमारे पास क्लास 1 है, ये क्या बात करता है? अगर ये कंडीशंस जो हैं फुलफिल्ड हो जाएं तो शादी सोलमनाइज होगी। कौन सी कंडीशंस? फॉलोइंग कंडीशंस। अब कंडीशन नंबर्स सेक्शन 5 का क्लास 1 कहता है, क्या कहता है? नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब कि जो स्पाउस हैं, नाइदर पार्टी, हमारी वर्ड है यहाँ पर नाइदर मतलब दोनों में से, ना लड़का या लड़की, दोनों के कोई भी जो है स्पाउस जिंदा ना हो, मतलब पहले से शादीशुदा ना हो। मतलब ए और बी शादी करने जा रहे हैं, ना ए की कोई वाइफ है ना बी का कोई हस्बैंड है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये दोनों गैर शादीशुदा हैं, दोनों ही मतलब कुंवारे हैं, ठीक है। अरे बच्चे, मतलब दोनों गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है, दोनों का कुंवारे होना ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। मतलब मोनोगेमी होना चाहिए, वर्ड मोनोगेमी, ठीक है। 5 का 2 अगर आप देख लेंगे, क्लास 2 बात करता है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, एट द टाइम ऑफ मैरिज शादी के वक्त, एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, नाइदर मतलब दोनों में से कोई, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल, यहाँ पर दिए गए हैं 2 का ए, ये क्या कहता है? इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो है वो इनकेपेबल ना हो, ठीक है। हमारे पास वैलिड कंसेंट जो है जायज़ या कानूनी जो है रजामंदी देने के लिए वो नाकाबिल ना हो, नाअहल ना हो, ठीक है। किसकी वजह से? हमारे पास किसके नतीजे में? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब वो इनकेपेबल ना हो, ठीक है, ड्यू टू इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, मतलब वैलिड कंसेंट देने के लिए वो इनकेपेबल ना हो ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। 2 का बी देख लें आप, 2 का बी देखेंगे, क्लास 2 का सब क्लास बी देखेंगे 2,
capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children। भले वो वैलिड कंसेंट देने के लिए हमारे पास वो वैलिड कंसेंट दे दे, ठीक है, ये वैलिड कंसेंट भले दे दे, मगर ये क्या हो, ये हमारे पास सफ़र कर रहे हों, दोनों पार्टी में से कोई एक सफ़र कर रहा हो, क्या, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो कि अनफिट हो, किसके लिए, मैरिज के लिए। और दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, प्रोक्रिएशन। वर्ड प्रोक्रिएशन का क्या मतलब है, वर्ड प्रोक्रिएशन का मतलब है रिप्रोडक्शन, मतलब जो लड़का या लड़की जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ऐसी कोई बीमारी है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर ये भी जो है हमारे पास शादी नहीं हो सकती। ठीक है, अब चले जाते हैं हम 5 पे, हमारे पास 2 के सी पर। यहाँ पर ये कहता है कि नाइदर पार्टी, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, 2 के अंदर कहता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, मतलब वो इनकेपेबल ना हो जो है रजामंदी देने के लिए, या अगर रजामंदी देने के लिए इनकेपेबल हमारे पास कैपेबल है तो फिर वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो मैरिज के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। और सी बात करता है हैज़ बिन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। नंबर सी में कहता है कि रिकरेंट वर्ड है, रिक्यूरेंट वर्ड का मतलब क्या है, रिक्यूरेंट वर्ड का मतलब है रिपीटेड, क्या है, रिपीटेड, बार बार अगर किसी को पागलपन का दौरे आए, इंसैनिटी, बार बार अगर कोई, जिसको कहते हैं मिर्गियाना, बार बार अगर किसी को पागलपन के दौरे आ जाएं तो वो भी जो है इनकेपेबल है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब चले जाते हैं हम 5 के 3 पर। ठीक है, ये चल रहे हैं 5 के, अब चले जाते हैं 5 के 3। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, 5 का 3 बात करता है द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब जो दूल्हा है उसकी उम्र जो है कितनी हो जानी चाहिए, उसकी जो है उम्र, ब्राइड ग्रूम मन दूल्हा, ब्राइड ग्रूम जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। और जो दुल्हन है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ब्राइड की जो उम्र है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए अब देख लेते हैं पहले ये जो ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे की पहले एज क्या होती थी, पहले एज थी हमारे पास 18 ईयर्स दूल्हे की, मगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मतलब इसकी जगह पर 18 की जगह पर 21 लेकर आ गए। कब लेकर आए ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ 1978, मतलब 1 अक्टूबर 1978 को ये हमारे पास क्या हो गया, 18 ईयर्स थे, 18 ईयर्स को 21 ईयर्स कर दिए। ठीक है, और हमारे पास ब्राइड मतलब दुल्हन की एज जो है 18 साल होना अब ज़रूरी है। इससे पहले दुल्हन की उम्र एज क्या थी, पहले एज थी 15 ईयर्स मतलब 15 साल। ठीक है, जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया उसी सेम तारीख को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। 1 अक्टूबर 1978 को सब्स्टिट्यूट करके 15 साल पहले दुल्हन की उम्र हुआ करती थी और लड़के की उम्र के कितनी हुआ करती थी, दूल्हे की 18 साल। अब दुल्हन की 18 और दूल्हे की 21 साल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हम 5 के 4 पर। ये ज़रूरी है, ठीक है, ये शर्त ज़रूरी है। अब
The parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of marriage between the two। मतलब जो ये दोनों हैं ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आए, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आए, रिलेशनशिप में ना आए मतलब कोई ऐसा इनसे रिलेशन ना हो जिनकी वजह से ये शादी ना कर पाए। ठीक है, जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये जो है कर सकते हैं इनके कस्टम्स और इनके यूजेज के हिसाब से, मतलब इन कम्युनिटी के जो हमारे पास रीत रस्म हैं, रवाज हैं, उनके मुताबिक अगर वो कर सकते हैं तो फिर उनको जो है इजाज़त होगी कि वो कर सकते हैं, मगर वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में ना आए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 5 देख लेते हैं हम। 5 का 5 देखेंगे। 4 समझ में आ गया आपको कि जो शादी जो कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आए, मतलब ना ये बहन भाई हो, ना ये चाचा भांजी हो, ठीक है, या मामा भांजी हो, चाचा भतीजी हो, या ऐसा कोई भी इनका रिलेशनशिप ना हो, जैसा कि सपेंडा रिलेशनशिप हो वो भी ना हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मगर कोई ऐसा कस्टम है अगर वो उनकी इजाज़त देता है तो वो कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम 5 पर। द पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर। ये बात आ गई, मैंने कहा सपिंडाज भी नहीं होना चाहिए। जो पार्टीज हैं ना उनका सपिंडा रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर बाप की तरफ से देखेंगे, फादर की तरफ से, तो 5th जनरेशन तक, ठीक है, और मदर की तरफ से देखेंगे तो 3rd जनरेशन तक वो सपिंडा रिलेशनशिप में ना आए। द पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। मतलब ये सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए, ना ही ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आने चाहिए, मगर दोनों के अंदर ये कहा गया है कि अगर इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो रीत रवाज हैं, रीत रस्म रवाज हैं, और इनके जो यूजेज हैं, अगर वो इस बात की इजाज़त देते हैं और ये साबित कर लेते हैं कि ये बात इनको इजाज़त देती है, तो फिर वो शादी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। सेक्शन 5 नोट कर लें, उसके बाद हम सेक्शन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पर, गार्जियनशिप इन मैरिजेस। गार्जियनशिप इन मैरिजेस का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि गार्जियनशिप, शादी के अंदर गार्जियनशिप का क्या कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास रिपील्ड कर दिया गया है। द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ये जो रिपील कर दिया गया है, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, रिस्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, रिस्टेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके तहत ये क्या कर दिया है? रिपील कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सेक्शन नंबर 7 पर। सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, कि हिंदू मैरिज की तकरीब या उसकी रस्म क्या होंगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसका सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1, अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू, कि जो सोलमनाइज्ड, ये शादी जो सोलमनाइज्ड होगी, ये जो शादी जो मनाई जाएगी, ये दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी के कस्टमरी राइट्स, ठीक है, कस्टमरी राइट्स और इसके सेरेमनीज जो हैं उनके मुताबिक दोनों पार्टी के, फॉर एग्जांपल ए और बी शादी करने जा रहे हैं, तो ए की जो हमारे पास कस्टमरी राइट्स और जो सेरेमनीज हैं उनके तहत या तो ये शादी हो, या तो बी जो है ब्राइड दुल्हन है, उनकी जो भी रीत रस्म है उन कम्युनिटी की, उनकी वजह, उनकी ही
मुताबिक ये शादी हो। कस्टमरी मतलब हमारी रस्मी, राइट्स मतलब हमारे पास जो रस्मी मजहबी रवाज के मुताबिक, ठीक है। एंड सरमनीज मतलब रस्म, जो तकरीब जो होती है उसको कहते हैं हम सरमनीज। जो तकरीब की जाती है शादी की, जो शादी मनाई जाती है उसको कहते हैं सरमनीज। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब दोनों पार्टी जो है दुल्हा या दुल्हन के जो भी हमारे पास रस्म है, रीत रस्म है, रिवाज जो हैं, जो भी उनके तरीके से ये शादी मनाई जाएगी, जो भी इनकी जो भी कस्टम्स हैं, जो भी यूजेज हैं, उनके मुताबिक शादी जो है अरेंज की जाएगी। 7(2) देख लें आप क्या कहता है। 7(2) बात करता है वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड्स द सप्तापदी। वर्ड सप्तापदी है क्या? कि दोनों पार्टी के राइट्स और कस्टमरी हमारे पास राइट्स और सरमनीज के अंदर, राइट्स वर्ड का मतलब क्या है? मजहबी रिवाज, और सरमनीज मतलब जो भी इनके मजहबी रिवाज और सरमनीज हैं, इनकी रीत रस्म है, उनके अंदर क्या आ जाएगा? लाजमी है कि सप्तपदी वर्ड है, सप्तापदी। सप्तापदी वर्ड है क्या? ये संस्कृत वर्ड का लफ्ज़ है, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है 7 स्टेप, 7 स्टेप्स या 7 वोज, 7 स्टेप्स। स्टेप्स वर्ड जो स्टेप्स है ना, उसका मतलब ये नहीं कि कदम। 7 स्टेप मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक पॉइंट से लेकर फिर वापस उस पॉइंट पर आना, इसको स्टेप्स कहते हैं। 7 फेरे, जिसको 7 कदम नहीं 7 फेरे कहा जाएगा। कितने फेरे? 7 फेरे, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड्स द सप्तापदी, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। मतलब जो सेक्रेड फायर होगा, यहाँ पर आग जलाई जाएगी, ठीक है, और इनके गोल दायरे के अंदर 7 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, दुल्हा और दुल्हन, ठीक है, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों साथ में जो है इस सेक्रेड फायर के जो है चौतरफ ये फेरे लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। जो हमारे पास पाक मुक़द्दस जो अग्नि होगी, उसके हमारे पास 7 फेरे लिए जाएंगे। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7 स्टेप इज टेकन। ये शादी कब मुकम्मल होगी? पहले हमारे पास किसके फेरे होंगे? पहले फेरे होंगे दुल्हन के, ठीक है, 3 जो हो, फिर 4 जो है इसके हमारे पास दुल्हे के होंगे, या जो भी राइट्स इनके हैं। जब लास्ट वाला फेरा जो 7 जो फेरा है, जब वो मुकम्मल होगा तो वो शादी क्या हो जाएगी? वो शादी जो है हमारे पास मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये शादी हो गई मुकम्मल। अब दोनों हो गए, ए और बी क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, या पति पत्नी हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल है। अगर जहाँ तक किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप ये नोट करें और फिर मुझे कहें आप, ठीक है जी। डीएस नोट कर लिया। अब चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन नंबर 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, कि शादी जो होती है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं, उसके बारे में देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होगी उसकी शादी की। ये हमारे पास सब सेक्शन 1 कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, कि जो शादी हुई है ए और बी के दरमियान, उसके प्रूफ को, इसके जो है सबूत को जो है सहूलत देने के लिए कि ए और बी की शादी वाकई ए और बी शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उसको साबित करने के लिए ये क्या होगा? फॉर द फैसिलिटेटिंग द प्रूफ, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज, कि जो प्रोविंशियल हमारा स्टेट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे रूल्स बनाएंगे कि अगर ए और बी की शादी है तो इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, इसका कैसे साबित करोगे कि ए और बी जो है हस्बैंड और वाइफ हैं, इसको साबित करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएंगी। इफ़ हमारे पास द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज
may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose। ये हमारे पास सब रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है, जिसके पास हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड होती हैं, एक रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है, और उनके नीचे सब रजिस्ट्रार होते हैं, इनके पास ये मैरिज रजिस्टर होती हैं। तो फिर ये सब रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर होंगे उसके अंदर से ये चीज़ें लिखी जाएंगी और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन हिंदू में मैरिज रजिस्टर कीप्ड फॉर द पर्पस। उसके अंदर वो पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे कि कौन आया, दूल्हे का नाम क्या है, दुल्हन का नाम क्या है, दूल्हे के बाप का नाम क्या है, दुल्हन की जो है वो बाप का नाम क्या है, मतलब उनकी सारी एड्रेस, उनकी कास्ट, कब शादी हुई, कैसे हुई, किन रीत रस्म रिवाज मुताबिक हुई, ये सारा वो लिखा जाएगा उस रजिस्टर के अंदर। वो रजिस्टर जो है कहाँ रखा जाएगा, हमारे पास रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखा जाएगा। नंबर 2 बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज़ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सो टू डू। जब सबसेक्शन 1 के अंदर भले कुछ भी लिखा हो, मगर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि ये ज़रूरी है, इसको जो है लाजमी करार दिया जाए, अगर ये मुनासिब समझे तो ऐसा कर सकती है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द entering of the particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory in the state, कि उस स्टेट के अंदर वो कंपलसरी है, लाजमी है कि ए और बी की अगर शादी हो रही है ना तो ये शादी जो है ये रजिस्टर के अंदर रजिस्टर हो, इसकी एंट्री हो, ठीक है, कि कैसे शादी हुई, कि जो पार्टीज़ के नाम क्या है, कब शादी हुई, ठीक है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंपलसरी करार दे सकती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इन एनी पार्ट देयर ऑफ, वो स्टेट के अंदर या किसी भी पार्ट के अंदर, वेदर इन ऑल केसेस आर इन सच केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड, कि पूरे की पूरी शादियाँ जो भी स्टेट के अंदर होंगी, फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि जो भी शादियाँ होगी किसी भी हमारे पास कम्युनिटी से के अगर हिंदू में, अगर दोनों पार्टी हिंदू हैं, अगर इनकी शादी होती है तो वे रजिस्टर होंगी, या फिर किसी एक कम्युनिटी स्पेसिफाई किया जाए कि इनकी शादियां जो है वो रजिस्टर होंगी। एंड वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बिन इशूड, जब ऐसी डायरेक्शन इशू हो जाए, एनी पर्सन कंट्रावेनिंग एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25 रुपीज़। अगर ऐसी जो है रूल्स की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, लाजमी करार दिया जाता है, तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी, 25 रुपये सज़ा होगी। हाय, इतने बड़ी पेमेंट, 25 रुपये सज़ा होगी अगर वो इसकी खिलाफवर्जी करे, अगर रजिस्टर ना किए जाए। अगर लाजमी करार दिए जाए फिर भी अगर शादी रजिस्टर के अंदर रजिस्टर ना हो, एंट्री ना हो, ऐसे रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर है उसके पास अगर एंट्री ना की जाए तो फिर उसकी 25 रुपये जुर्माने की सज़ा होगी, अगर ज़रूरी हो तो। मगर अभी ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। सब सेक्शन 3 क्या बात करता है कि जो भी ये रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, आल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी laid before the state legislature as soon as may be after they are made। जब हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट जब ये रूल्स बना लेगी, जब रूल्स बन जाएंगे तो उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो प्रोविंशियल असेंबली जो है, स्टेट जो असेंबलीज हैं उसके पास पेश किए जाएंगे। सबसेक्शन 4 बात करता है द हिंदू मैरिज रजिस्टर शल एट ऑल रीजनेबल टाइम से बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कि जो हमारे पास है हिंदू मैरिज के जो रजिस्टर हैं वो ओपन होगा, ठीक है, हमेशा के लिए वो ओपन होगा, वहाँ तक आम लोगों की भी रसाई होगी, ठीक है। रीज़नेबल टाइम से बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है, हर वक्त वो जो है इंस्पेक्शन, अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स देयर इन कंटेंट एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम शैल ऑन एप्लीकेशन बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी, कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है ना, इसकी आप कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी आप ले सकते हैं, और इसके अंदर रजिस्टर के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई हैं, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, वो एज अ एविडेंस भी एडमिसिबल हैं,
ये एडमिसिबल है एज एविडेंस, ठीक है। और जो रजिस्ट्रार है, अगर आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना चाहते हैं, फोटो कॉपी वगैरह, तो फिर वो जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, उनसे आप जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी दी गई है वो फ़ी आप जमा करें और जो है आप वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं 5 पर। 5 बात करता है नॉट विथ स्टडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। अगर लाजमी करार दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, और फिर भी अगर कोई वायोलेशन करता है तो उसकी 25 रुपये जुर्माना है, ठीक है, 25 रुपये जुर्माने की सज़ा है। मगर जब लाजमी करार दिया जाए और ये जो है हमारे पास एंट्री ना करवाई जाए तो फिर क्या होगा, क्या वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज अफेक्ट होगी? नहीं, अफेक्ट नहीं होगी। अगर ऐसी आपसे गलती हो जाए कि आप एंट्री ना करवाएं और ज़रूरी ये जो है करार दिया जाए कि अगर शादी दो पार्टी के दरमियान शादी होती है तो उसको रजिस्टर करें, अगर रजिस्टर नहीं होती है शादी तो फिर ये इन पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच।